नमस्कार साथियों, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण। साथियों, आज का विषय सिर्फ एक कानून, एक बिल या एक नीति का नहीं है। आज का ये विषय है भारत के लोकतंत्र की आत्मा का और उस आत्मा को मजबूत करने वाली, उस आत्मा को शक्ति प्रदान करने वाली नारी शक्ति का। मैं आपको एक अखबार की हेडलाइन से शुरुआत कराता हूं। महिलाओं की भागीदारी से मजबूत होगा लोकतंत्र। ये हमारे मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का लेख है और इस लेख का हम लोग विश्लेषण करेंगे, इसे हम लोग डिकोड करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में आज तक हमारा लोकतंत्र अधूरा था? क्या सच में महिलाओं को उनका हक नहीं मिला? और क्या ये महिला आरक्षण बिल उस अधूरे लोकतंत्र को पूरा कर पाएगा? आज हम इस पूरे विषय को गहराई से समझेंगे, इतिहास से, वर्तमान से और भविष्य से। साथियों, जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तब हमने अंग्रेजों से आजादी नहीं ली थी। हमने एक सपना देखा था, समानता का सपना। लेकिन सच क्या था? समाज में महिलाओं की क्या स्थिति थी? घर की चार दीवारों में सीमित, निर्णय लेने का उन्हें अधिकार नहीं था, शिक्षा तक सीमित पहुंच थी उनकी, और राजनीति में तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। राजनीति तो मानो सिर्फ पुरुषों का क्षेत्र था। अब आप सोचिए कि जिस देश की आधी आबादी महिलाओं की हो, अगर वो निर्णय प्रक्रिया से बाहर हो, तो क्या वो लोकतंत्र पूरा हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। साथियों, ये जो आज हम महिला आरक्षण बिल की बात कर रहे हैं, ये कोई अचानक से नहीं हुआ। इसके पीछे दशकों का संघर्ष है। साथियों, जब संविधान बना तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने महिलाओं को सम्मान देने की बात करी, समान अधिकार दिए। लेकिन अधिकार सिर्फ और सिर्फ कागज पर थे। साथियों, जमीनी हकीकत ठीक उसके उलट थी। सच्चाई यही है, बिल्कुल डिफरेंट थी। पंचायत स्तर पर 33% का आरक्षण आया और पहली बार गांव की महिलाएं सत्ता में आईं। लेकिन संसद और विधानसभा में वहां आज भी महिलाओं की संख्या बहुत कम है। अब आते हैं इस बिल पर। महिला आरक्षण बिल का मूल उद्देश्य क्या है? साथियों, संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देना। लेकिन यह सिर्फ संख्या बढ़ाने का मामला नहीं है, यह है सोच बदलने का मामला, नजरिया बदलने का मामला। इस बिल के पीछे 3 बड़े उद्देश्य छिपे हुए हैं। साथियों, पहला, मातृशक्तियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना। जब महिलाएं निर्णय लेंगी तो नीतियां भी बदलेंगी। दूसरा, समाज में संतुलन स्थापित करना। पुरुष और महिला दोनों को समान जो है योगदान दोनों का हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। तीसरा, लोकतंत्र को मजबूत करना। जब हर वर्ग की आवाज होगी तभी लोकतंत्र सशक्त होगा। भाई साहब, हम हमेशा कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन क्या सच में हमने नारी का सम्मान किया है? अगर सम्मान होता तो क्या दहेज प्रथा होती? नहीं होती। अगर सम्मान होता तो बेटियों की पढ़ाई रुकती? अगर सम्मान होता तो राजनीति में उनकी भागीदारी इतनी कम क्यों होती? इसलिए अब समय आ गया है साथियों, नारे नहीं, अधिकार देने का। आज सबसे बड़ा सवाल, अगर महिलाएं राजनीति में आएंगी तो क्या फर्क पड़ेगा? साथियों, फर्क पड़ेगा, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। महिलाएं, पहला फर्क क्या पड़ेगा? महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा पर ध्यान ज्यादा देती हैं। महिलाएं भ्रष्टाचार कम करती हैं। दूसरा, कई शोध बताते हैं कि महिला नेतृत्व में पारदर्शिता ज्यादा होती है। तीसरा, समाज में संवेदनशीलता। महिलाएं निर्णय को सिर्फ तर्क से नहीं, संवेदनशीलता से भी देखती हैं। साथियों,
लेकिन हर बदलाव के साथ चुनौतियां भी आती हैं कि क्या महिलाएं सिर्फ नाम की नेता बनेंगी, क्या असली शक्ति उनके हाथ में होगी, क्या परिवारवाद हावी होगा। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सिर्फ आरक्षण देना काफी नहीं है, सशक्तिकरण जरूरी है। साथियों, सशक्तिकरण का मतलब क्या है? सिर्फ कुर्सी देना नहीं, निर्णय लेने की ताकत देना। इसके लिए जरूरी है शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक सम्मान और सबसे जरूरी है आत्मविश्वास। भाई साहब, साथियों, आज भारत की 21वीं सदी में है, विकास की दौड़ में है, लेकिन याद रखिए, कोई भी देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसकी आधी आबादी पीछे हो। अगर महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो हमारा भारत आगे बढ़ेगा। साथियों, एक बेटी जब पैदा होती है ना, तो उसे कहा जाता है कि ये तो पराया धन है, लेकिन वही बेटी जब पढ़ती है, जब आगे बढ़ती है, तो वही देश का नाम रोशन करती है। कल्पना चावला, मैरी कॉम, निर्मला सीतारमण जी वर्तमान में, इंदिरा गांधी, इन सबने साबित किया कि मौका मिले तो महिलाएं चमत्कार कर सकती हैं। भाई साहब, लोकतंत्र मतलब सिर्फ चुनाव नहीं होता। लोकतंत्र का मतलब है हर आवाज की भागीदारी, और जब तक महिलाओं की आवाज बराबर नहीं होगी, तब तक लोकतंत्र हमारा अधूरा रहेगा। साथियों, आज वक्त है एक फैसला लेने का कि क्या हम महिलाओं को सिर्फ सम्मान देंगे या उन्हें अधिकार भी देंगे। क्या हम उन्हें मंच देंगे या सिर्फ तालियां बजाएंगे। साथियों, याद रखिए, जब नारी आगे बढ़ती है, मातृशक्ति आगे बढ़ती है, तो सिर्फ एक परिवार नहीं, पूरा राष्ट्र आगे बढ़ता है। महिलाओं की भागीदारी से ही लोकतंत्र हमारा मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा, और जब लोकतंत्र मजबूत होगा, देश मजबूत होगा, तब हमारा भारत विश्व में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा। साथियों, इसी तरह एक और हमारे भी विधानसभा में, मैं शिवपुर विधानसभा में निवास करता हूं, हमारे विधानसभा में एक मातृशक्ति है। वो नाम की तो मोहताज नहीं है, पहचान की मोहताज नहीं है, और सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वास्तव में जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारी केंद्र सरकार, हमारी राज्य सरकार महिलाओं को जितना ताकतवर, शक्तिशाली, सशक्त बनाना चाहती है, उस हिसाब से निचले स्तर पर, जिला स्तर पर और ग्राम स्तर पर, नगर निगम के स्तर पर महिलाओं का सम्मान पूरी तरीके से, सशक्तिकरण नहीं हो पा रहा है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ का नारा तो जरूर है, लेकिन मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे दर्शकों कि क्या लोकतंत्र सच में मजबूत हो सकता है अगर उसमें महिलाओं की भागीदारी आधी ही हो? क्या वो देश आगे बढ़ सकता है जहां नारी को सिर्फ सम्मान दिया जाए, अधिकार नहीं, दायित्व तो नहीं? और इसी सवाल के बीच आज हम बात करेंगे महिला आरक्षण, नारी शक्ति और एक ऐसी महिला की जो अपने आप में स्वयं एक आंदोलन है। साथियों, इस चर्चा के बीच मैं आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताऊंगा जो सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि संगठन की आत्मा है। आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं एक ऐसे नाम की, एक ऐसी नारी शक्ति की जो सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ है। वो पद की इच्छुक नहीं है, पर बल्कि वो पार्टी की अंतर आत्मा है। वो सत्ता के पीछे नहीं भागती, बल्कि संगठन की सेवा को ही अपना धर्म मानती हैं। वो है हमारी मातृशक्ति श्रीमती सीतारानी मिश्रा जी। साथियों, इनके संघर्ष को आप सुनेंगे तो आपको भी गर्व की अनुभूति होगी। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है
और 1983 में इनका विवाह होता है और 1986 में ये अपने ससुराल आती हैं, जब भाजपा एक छोटा सा पौधा थी, सॉरी, जब भाजपा एक छोटा सा पौधा थी, एक विचार का बीज थी, तब सीता जी ने उस पौधे को सींचना शुरू किया है 1986 से। इनके जो ससुर थे, उन्होंने मुंह दिखाई स्वरूप उन्हें भाजपा की सदस्यता दी थी। उस समय न सत्ता का आकर्षण था, न संसाधनों की सुविधा था, तो सिर्फ एक सपना राष्ट्र और संगठन के लिए समर्पण का। उन्होंने महिला मोर्चा की जिला महामंत्री के रूप में शुरुआत की वाराणसी की। फिर उसके बाद उनके कार्यों से प्रभावित होकर के उन्हें मेन बॉडी में जिला मंत्री का दायित्व मिला। उसके बाद वो जनपद वाराणसी के मेन बॉडी में, मतलब पुरुषों की इकाई में, पुरुषों की टीम में लगातार 3 कार्यकाल तक, यानी कि 9 वर्षों तक उन्हें उपाध्यक्ष पद पर बनाए रखा गया। जिला अध्यक्ष बदलते रहे, लेकिन ये 3 जिलाध्यक्षों के साथ जिले की उपाध्यक्ष रही और एक जिलाध्यक्ष जी के साथ वो मंत्री भी रही। इतना लंबा समय उन्होंने जिले की मेन बॉडी में बिताया। फिर आगे चल करके जब वो महिला मोर्चा की महामंत्री थी, उन्होंने शुरुआत की थी, तो कुछ समय के उपरांत उनकी जो जिलाध्यक्ष थी, स्नेहलता श्रीवास्तव उनका नाम था, वो बीमार हो गई और पार्टी ने इन्हें कार्यवाहक जिलाध्यक्ष बना दिया भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का जनपद वाराणसी। इसके बाद पहले उस दौर में काशी क्षेत्र की अध्यक्ष नहीं हुआ करती थी, उन्हें काशी क्षेत्र के प्रभारी का दायित्व मिला और 2 बार वो प्रदेश की कार्य समिति सदस्य भी बनी। साथियों, ये कोई साधारण यात्रा नहीं है, ये सेवा और समर्पण का तप है, ये त्याग है, ये तपस्या है। साथियों, आज शिवपुर विधानसभा चर्चाओं में है। 2 गुटों की झड़प, मारपीट, बोली और गोली की राजनीति, लेकिन इसी विधानसभा में एक ऐसी शख्सियत है जिनकी शैली अद्भुत है, जो गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले हर व्यक्ति से अपनापन रखती है, जो दिन रात का फर्क नहीं करती, सबके दुख सुख में सबसे पहले शामिल होती हैं, कार्यकर्ताओं के लिए अपनी जान लड़ा देती हैं। 2012, 2017 और 2022 में उन्होंने शिवपुर विधानसभा से 3 बार पार्टी के टिकट की मांग की। उनको जन समर्थन भी था, लोकप्रियता भी थी, संगठन की ताकत भी थी, लेकिन टिकट ऐसे लोगों को दे दिया गया जिनका कोई जनाधार नहीं था। क्या सीता जी ने नाराजगी दिखाई? क्या उन्होंने संगठन छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं। साथियों, सीता जी ने पार्टी के अनुशासन को सर्वोपरि रखा है, अनवरत आज भी, और उन्हीं प्रत्याशियों को उन्होंने विजय दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये कटु सत्य है साथियों, और यही होती है सच्चे कार्यकर्ता की पहचान। पार्टी उनके लिए मां के समान है। उनका कहना है कि मेरी अंतिम सांस जब निकल जाए तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के कफन में लेकर के जाना, ये बहुत बड़ी बात है साथियों। जिसे मुंह दिखाई के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मिली, वो कार्यकर्ता आज भी उसी शिद्दत के साथ पार्टी और देश सेवा में लगा हुआ है। साथियों, ये कोई अकेली यात्रा नहीं है, ये समर्पण का संस्कार है। इनके पिता पंडित
दुर्गेश्वर त्रिपाठी जी संघ और भाजपा के संस्थापक सदस्य रहे। ससुर जी पंडित रमाशंकर त्रिपाठी, रमाशंकर मिश्र जी कमल के सिपाही के रूप में उन्होंने भी काम किया। इनके पति और इनके भाई सभी भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता हैं। यहाँ तक कि इनका बेटा भी मंडल में मंत्री के रूप में काम किया, बूथ अध्यक्ष के रूप में काम किया। क्या इन सारी चीजों को नजरअंदाज किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो किया ही जा रहा है। 2012 से अभी तक तो किया ही जा रहा है। मेरे अनुसार, सीता जी के अनुसार नहीं, मेरे अनुसार, एक युवा होने के नाते, एक समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते ये बात मैं कह रहा हूं। जिन्होंने चार चार जिलाध्यक्षों के साथ काम किया, गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर की प्रभारी भी रही, पुराने कार्यकर्ताओं को जोड़ने वाली कड़ी बनी, हर कार्यकर्ता के सुख दुख में शामिल रही। साथियों, सीता जी का नाम सिर्फ नाम नहीं है, वो वाराणसी की शेरनी है, वाराणसी की आन है, बान है, शान है। आज शिवपुर कह रहा है कि अब की बार सीता दीदी का अधिकार। कमल निशान, सीता बड़ा, पुनीता नाम, सड़क से सदन तक सीता दीदी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। साथियों, 2017 में लगभग इनका टिकट फाइनल था, लेकिन पार्टी ने किसी और को टिकट दे दिया किसी कारणवश। तो क्या सीता दीदी टूट गई? क्या उन्होंने विरोध किया? नहीं, उन्होंने उसी उम्मीदवार को जीत दिलाई जिसे पार्टी ने टिकट दिया। यही त्याग है, यही निष्ठा है, यही प्रेरणा है। आज हम सब कार्यकर्ता एक स्वर में कहते हैं, सीता जी को उनका सम्मान मिलना चाहिए, उन्हें वाराणसी से जिलाध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। तमाम सरकार के उपक्रम है। आपकी इतनी पुरानी पार्टी की कार्यकर्ता है। लोग कहते हैं भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को बहुत समझती है, बहुत सम्मान देती है। तो सीता जी के लिए तो ऐसा मुझे नहीं महसूस हो पाया अभी तक। केवल उनसे काम लिया जा रहा है अनवरत पार्टी द्वारा। पार्टी उन्हें जहां लगाती है, जैसे लगाती है, वो वहां जाती हैं, आती हैं, काम करती हैं। अभी वर्तमान में ही मंडल की कार्यशाला चल रही है। 20 मंडल है पूरे बनारस जिले में। 10 मंडलों में लगातार वो उन्हें जानने का अवसर मिला। कार्य पद्धति विषय पर वो वक्ता के रूप में 9 मंडलों में गई। 11 तारीख को यानी कि कल लम्ही में भी उन्हें जाना है, यानी कि उनका 10वां मंडल हो जाएगा। 20 में से 10 मंडलों में वो कार्य पद्धति विषय पर मुख्य वक्ता के रूप में पहुंची। तमाम उपक्रम है पार्टी के अंदर। सरकार के अंदर डबल इंजन की सरकार है, तो कार्यकर्ताओं को समायोजित करना चाहिए। दूसरे दलों से आए आयातित नेताओं को, कार्यकर्ताओं को ऊंचा पीढ़ा दे दिया जा रहा है, पद दे दिया जा रहा है, टिकट दे दिया जा रहा है। मूल कार्यकर्ता कहां जाएगा? भाइयों, मेरे साथियों, मेरे दर्शकों, आप सभी अपना विचार जरूर प्रकट करिएगा। सीता जी को या तो जिलाध्यक्ष बनारस बनाया जाए, पूरे देश में संदेश जाएगा, या फिर उन्हें किसी आयोग में समायोजित किया जाए, या एमएलसी बनाया जाए, या राज्यसभा सांसद बनाया जाए। 30 से 35 साल समय उन्होंने
अपना दिया है पार्टी को, देश को, तो पार्टी को विचार करना चाहिए। ये मेरा निवेदन है, ये मेरी मांग नहीं, ये किसी व्यक्ति की मांग नहीं, ये नारी सम्मान का आंदोलन है। इस चैनल के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से, विचारों के रण कार्यक्रम के माध्यम से ये न्याय का आंदोलन है। साथियों, आप खुद सोचिएगा, जब ऐसी महिलाएं संगठन में हैं तो क्या उन्हें निर्णय लेने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या महिला आरक्षण का असली मतलब यही नहीं है? तब महिलाएं संसद में जाएंगी तो सिर्फ सीटें नहीं बढ़ेंगी, सोच बदलेगी, नीतियां बदलेंगी, हमारा समाज बदलेगा। साथियों, आज फैसला आपको करना है, क्या नारी सिर्फ मंच की शोभा बनेगी या देश की दिशा तय करेगी? याद रखिए, जब नारी आगे बढ़ती है तो राष्ट्र आगे बढ़ता है। नाम हमसे मत पूछिएगा, शिवपुर की गलियों से पूछिएगा, हर तरफ आपको यही आवाज आएगी, सीता रानी मिश्रा, सीता रानी मिश्रा। पहचान की तो मोहताज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बहुत पहचान दी है, लेकिन वो सम्मान नहीं दे पाई अभी तक जिसकी वो हकदार थी। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि लोगों तक, शायद मेरी पार्टी तक ये वीडियो पहुंचे। इस वीडियो में मैंने मोदी जी ने जो लेख लिखा है उस लेख के विषय में भी विस्तार से चर्चा की आप सबके बीच, और एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया सीता रानी मिश्रा जी के रूप में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।